केवट तो राम के साथ थे। सैकड़ों साल पहले हमने उपकार करके बैठा है और हम उम्मीद में है कि प्रभु राम उन लोगों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे कि देश में जिस कुर्सी पर जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर देश के हर नागरिक के साथ न्याय करें। बीजेपी वाले आपके संपर्क में थे, आप बीजेपी वाले के संपर्क में थे, बात कैसे बिगड़ गई? प्रभु राम वादा किए थे और अभी के समय में मोदी जी, अमित शाह जी, उनके बड़े से बड़े नेता ने वादा किया था कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे, और हम लोगों ने काम भी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने देखिए कि हमारे साथ क्या किया। नीतीश कुमार के साथ लड़ते हैं तेजस्वी, तो 100 सीट पर लड़ते हैं। क्या श्रीकांत भाई, आप हम लोग को लड़ाई लगाना चाहते हैं क्या? नहीं। हाँ? फिर कितना अच्छा हम लोगों का घर बसा हुआ नहीं, चल हम रहा काहे है, छोड़ेंगे? दोनों भाई का दोस्ती यारा सब चीज अच्छा चल रहा है, काहे के लिए आप लोग नजर लगा रहे भाई? आप तो बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। मतलब होता है ना कि दाल में घी वाला बात नहीं है, दाल में नमक वाला बात हो गई है। नहीं, निश्चित तौर पे सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें निमंत्रण दिया है। और पहली बार आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार निषाद समाज अपने वजूद में आया है। वजूद में पहले से था, लोग नोटिस नहीं लेते थे या हम लोग अपना वजूद को नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन अब बिहार में मल्ला का बेटा जाग चुका है और पूरे बिहार, पूरे देश अभी जानने पहचानने लगा कि बिहार में जैसे एक समय में बगैर केवट महाराज के सहयोग से प्रभु श्री राम पार नहीं लगे थे, आज भी बिहार के लोगों को पता है कि बगैर निषाद के बेटा के सहयोग से बिहार के सरकार गद्दी जो है बहुत दूर है। तो इस बार निश्चित तौर पे हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए अभी हम लोग संकल्पित हैं। केवट तो राम के साथ थे। हाँ, निश्चित तौर पे राम जी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। हमारे पूर्वज ने प्रभु श्री राम जी से एग्रीमेंट जरूर किए थे कि हम आपको यहाँ पार लगा देते हैं, वहाँ पे आप हमको पार लगा दीजिएगा। तो आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने तो प्रभु श्री राम के ऊपर, हमारे पूर्वज ने तो उपकार करके बैठा हुआ है। अब जरूरी है कि प्रभु श्री राम के नाम पे जो इस देश में राजनीति कर रहे हैं, जो राज्य से लेकर दिल्ली तक बैठे हुए हैं, उनको प्रभु श्री राम का जो वादा है उनको पूरा करना है। तब मान लीजिए कि प्रभु राम का वो लोग नहीं हो पा रहे, प्रभु राम से किया हुआ वादा को अगर वो लोग पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या हो सकते हैं? तो आज तो उनको पहले चुकाना है। हम लोगों ने तो सैकड़ों साल पहले हमने उपकार करके बैठा है और हम उम्मीद में है कि प्रभु राम उन लोगों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे कि देश में जिस कुर्सी पर जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर देश के हर नागरिक के साथ न्याय करें। लेकिन वो आज न्याय नहीं करेंगे, वो गरीब पिछड़ा दलित समाज को गुमराह करेंगे। वो आज 5 किलो चावल पर देकर वो वोट लेने का कोशिश करेंगे, लेकिन वही परिवार के बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनाएंगे, उसी परिवार के बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, लेकिन 5 किलो चावल देकर उनका वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन आप तो बीजेपी के संपर्क, क्या आपको लगता है प्रभु राम जी का ये संकल्प होगा किसी व्यक्ति को 5 किलो चावल देकर उनसे वोट लेने का? कभी सोच ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बीजेपी वाले आपके संपर्क में थे, आप बीजेपी वाले के संपर्क में थे, बात कैसे बिगड़ गई? अच्छा देखिए, हम किसी के संपर्क में नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, एक समय था कि बहुत अच्छे संबंध रहा है। जब हम राजनीति में नए आए 2014 में, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हमने मदद किया, 15 में मदद किया। और उन्होंने एक तो वो हमारे पूर्वज केवट महाराज से वादा किए थे, प्रभु राम वादा किए थे, और अभी के समय में मोदी जी, अमित शाह जी, उनके बड़े से बड़े नेता ने वादा किया था कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे, और हम लोगों ने काम भी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने देखिए कि हमारे साथ क्या किया, और हमने उनको 74 विधायक बिहार में बना के दिया। हम 4 विधायक हमारा हुआ, अगर उस सहयोग नहीं करते तो नीतीश कुमार बिहार में 2020 में मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारे सहयोग से राज्य में मुख्यमंत्री बना, हमारे सहयोग से उनके डिप्टी सीएम बने, कई मंत्री बने, लेकिन वो क्या किए?
हमारे विधायक को खरीद लिए, वो सरकार से हमको बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो अभी उनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। आपके साथ तो सबने धोखा ही किया है भाई, तेजस्वी भी तो खंजर घोंप दिए थे। अब क्या कर सकते हैं भाई, जब प्रभु राम जी हमसे वादा करके हमको पार नहीं लगा रहे हैं, जब प्रभु राम जी हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे, तो अभी इस धरती पर लोग अगर अन्याय कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और एक न एक दिन लोगों को हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है और लोग आने वाले समय में समझेंगे। मुकेश जी, मेरा सवाल है, महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, सीट का पेज बहुत फंसते जा रहा है। अभी तो लग रहा था कि आपकी वजह से फंस रहा है, अब तो कांग्रेस भी पेज फंसा रही है। ये आप टेंशन नहीं लीजिए, जिनको सीएम बनना है उनका भी एक अपना विजन है। 5 साल से संघर्ष किए हैं, सत्ता से दूर रहे हैं और उनको पता है कि हमको सीएम बनना है, हमको सरकार लाना है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार को जमीन तक, गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो उनकी अपनी एक पॉलिसी है, हम लोग की अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे इधर सीट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, बहुत जल्दी सीट का जो है वो चयनित ऑलरेडी हो चुका है, 90% प्लान बन चुका है, 10% निश्चित तौर पे नंबर लॉक नहीं हुआ। मैं आपको सामने झूठ नहीं बोलना चाहूँगा और मेरा ये काम भी नहीं है। झूठ बोलने वाला दिल्ली वाला है, हम लोग दिल्ली वाले नहीं हैं, हम बिहार के लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, बिहार के लोग बिहारी। अच्छा, कितना सीटवा पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? पहले तो 60 का मांग था, सुन रहे कि 40 और 20 में भी मैनेज कर लीजिए। गठबंधन में 6 दल है, सभी पार्टी का हमारे विचार एक है, इसलिए हम गठबंधन में हैं, लेकिन सबके दल अलग अलग है और सब चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें। और 243 सीट है, ये सभी पार्टी को पता है। इस चुनाव में 243 से 300 नहीं होना है, 243 में ही सेटल होना है। तो आने वाला समय में 243 में सब लोग सेटल होंगे। हाँ, सबके अपने अपने दावेदारी है। कांग्रेस चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 सीट लड़ें, राष्ट्रीय जनता दल चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 140 लड़ें, वीआईपी ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे हम 60 सीट लड़ें, लेफ्ट कहेंगे कि 40 सीट लड़ेंगे। तो ये सभी का आंकड़ा है, लेकिन इसी में क्या है कि चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। तो उसके बाद सब पार्टी को पता है कि मेरा जनाधार क्या है, कितने जिला में हमारा संगठन है, कितना हमारा वोट बैंक है, कौन लोग हमको क्यों वोट दे रहे हैं, ये बात सब पार्टी को पता है। अगर तेजस्वी जी को भी पता है कि उनके कौन लोग वोट देने वाले, कौन लोग नहीं देने वाले, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी को भी पता है कि हमको कौन वोट देंगे, कौन नहीं देंगे। तो सबको अपने पैर में कितनी शक्ति है, ताकत है, सबको पता है। उस अनुकूल सीट में एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ साथी को कम करना होगा, किसी को ज्यादा करना रहेगा, वो हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समय कहाँ है, अब तो बता दीजिए, आपको सब पता होगा कितना मिल रहा है। देखिए, गठबंधन का भी एक मर्यादा है, इस मंच से ऐलान कर दीजिए। गठबंधन का मर्यादा है अपना बता और दीजिए। हमारे पास पार्टी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुका है। अरे कुछ एनडीए ब्रेकिंग में तो कुछ नहीं बना है, कुछ भी बड़ा और बड़ी हमारे खबर। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, वही घोषणा करेंगे। हम लोग सदस्य हैं, हम लोग को पता है, लेकिन घोषणा करने का अधिकार क्षेत्र में हम लोग नहीं है। मन भर सीट मिल गया है ना? जी हाँ, मन भर सीट मिल गया हाँ है। हाँ, सम्मानजनक मन भर सीट मिल जाएगा। मिला नहीं है। मिलने का अभी लॉक हुआ ही नहीं, तो कैसे मिल गया? लेकिन इतना मुझे पता है, देखिए चुनाव आयोग में कहीं पे नहीं लिखा है कि गठबंधन शब्द। हम लोगों को पता है कि अकेले चुनाव लड़ने से हम पूरे राज्य में चुनाव जीतेंगे नहीं, रिजल्ट जो है वो 0 होगा। तो इसलिए हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन अगर हमको, हमारी ताकत अगर मजबूत होता तो मुझे किसी पार्टी की जरूरी नहीं है। उसी तरीके से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, तमाम जितने भी राज्य में पार्टी है, उनको जरूरी बस सब लोग गठबंधन किए हैं। अगर उनकी जरूरी ना हो तो कोई किसी से गठबंधन करने के लिए आज के समय में नहीं जाएंगे, कोई एक टिकट देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को जरूरी है, सब लोग एक दूसरे को साथ मिलकर आगे जाएंगे और सबका सब पता है कि सब पार्टी के पास कितना जनाधार है। तो वीआईपी पार्टी एक बात का गारंटी है कि नाव पे जो बैठेंगे वो पार लगेंगे। जब प्रभु राम पार हो लग चुके हैं तो अब क्या है? अच्छा, तो मुकेश निश्चित तौर पे 2020 में भी यही मोरिया होटल है, नाव पे हमारे नाव से लोग उतरे तो नहीं पहुंच पाए सरकार तक। लोग जो हमारे नाव पे बैठे वो बिहार में अपना सरकार बनाए। तो ये बात की हम गारंटी करेंगे, वीआईपी पार्टी जहां है वहां पे सरकार बनना तय है। और रहा कि बड़ी बड़ी बात तो हम कुछ भी कर ले, चाहे वो एनडीए में बोल दे या महागठबंधन में बोल दे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। आप शादी करने के लिए जाते हैं, देखा देखी होने के बाद भी टूट जाता है। मंडप पे से
बाराती लौट जाता है। तो ये सच्चाई है। पिछली बार तो अब मेरे साथ ही ऐसा हो चुका है कि मुकेश गठबंधन में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, देश के लोग, राज्य के लोग टकटकी लगा के बैठा था कि अभी ये होगा ये होगा। किसी को अंदाजा था गठबंधन टूटेगा? नहीं। तो ये सिचुएशन पूरे देश में और हर जगह है। पिछली बार ही देखिए तेजस्वी चिराग पासवान जी हनुमान बन गए। ये किसी को अंदाज था चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार जी को हराने के लिए वो कैंडिडेट उतारेंगे और मोदी जी का हनुमान बन के बिहार में एनडीए का लंका जलाएंगे? किसी को अंदाजा था? नहीं था। अभी भी बोल रहे हैं बुरिया बिस्तर बांधने फिर भी ऐसा हो सकता है, अभी भी हो सकता है। हाँ, वो आपके साथ भी हो सकता है। देख, कुछ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो लंका लगाने के लिए फिर से आ सकते हैं और उनका भी अपना लग जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा तो पिछली बार आपने देखा कि हम जहां थे वहां सरकार बना। अब जहां जाएंगे वहां आपको रख भी लेगा ना भाई। नहीं, हमको कहीं नहीं जाना भाई। हम जहां हैं वहां रहना चाहते हैं। मुकेश जी, अब रहा कि सब चीज तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, कुछ तो हम अपने जनता के लिए छोड़ दे। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे। सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होगा, जनता का भी मन होना चाहिए। तो जनता के ऊपर कुछ छोड़ देते। उसी तरीके से गठबंधन में कौन कितना कहाँ लड़ेंगे, ये सब चीज भी सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, गठबंधन के सहयोगी से भी होगा। तो आने वाला समय में लेकिन सबको पता है कि गलत डिसीजन 5 साल पीछे पहुंचा देना। मुकेश हमको भी मालूम है कि हम लोग अगर कुछ गलत डिसीजन लेंगे, वीआईपी पार्टी गलत डिसीजन लेंगे तो 5 साल पीछे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी गलती तो दोबारा नहीं करूंगा। मुकेश सहनी जी डरा भी रहे हैं तेजस्वी यादव को कि वो गलतियां दोहराइएगा मत, तो हम अरे भाई, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। नाव से उतार देंगे तो हिल जाइएगा। देखिए, अब अपना सवाल पूछिए आप। भाई, इनका सवाल है। कुल मिला के हमारे छोटे भाई है ना। हाँ। और छोटे भाई को अगर रास्ता सही दिखाना कोई गलत है क्या? ना, बिल्कुल मुकेश नहीं। सैनी जी, आपने कहा था कि जब शादी करके हमको लाए हो तो हमारा मैनेज तो करोगे ना, जो हमारा खर्चवा है तेजस्वी की, आप पत्नी खर्चा बन के उठाओगे आए थे। ना। तो ससुराल में तो लग रहा है कि अब पति से लड़ाई हो गई, अब राहुल जी से बात चल रहा है, क्योंकि आप हर मन से बोल रहे हैं डिप्टी सीएम का बात, और राजद से कहीं ना कहीं ये बात को नकार दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी अब मुकेश सहनी को खोज रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी से बात डन हो गया है डिप्टी सीएम के लिए? देखिए, 2-3 चीज आपने पूछ दिया, सबको सब पहले क्लियर कर दूं कि 2025 में हम लोग गठबंधन क्लियर है कि फेस के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीएम फेस भी क्लियर होगा, डिप्टी सीएम भी फेस क्लियर होगा, उसी के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये लिख के ले लीजिए। यदि अगर हम लोगों को सहमति नहीं बना तो सीएम का भी चेहरा का घोषणा नहीं होगा, डिप्टी सीएम का भी घोषणा नहीं होगा। हम लोग ऐसे लड़ सकते हैं। फिर चुनाव के बाद बहुमत आने के बाद डिसीजन होगा कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्सर आप लोग बोल रहे हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहला तो क्लियर है कि फेस के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। यदि अगर ऐसा होता है कि तो सीएम डिप्टी सीएम दोनों नहीं होंगे और ये चुनाव के बाद डिसीजन होगा कि सीएम कौन होंगे, वो बहुमत आने के बाद। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है और हमारे बड़े सहयोगी दल हैं, और वो बिहार पे मजबूती से, जो पिछली बार उनसे जो गलतियां हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े लेकिन रिजल्ट जो है सिर्फ 19 सीट पे आया, 70 में लड़े लेकिन 19 में आए। तो ये बात को लेके कांग्रेस पार्टी में भी मंथन है कि हम सीट ज़्यादा नहीं लड़के, सीट कम लड़ेंगे लेकिन क्वालिटी वाला सीट लड़ेंगे और तैयारी के साथ लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले 6-8 महीना से हमारे कांग्रेस पार्टी पेपर वर्क, होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से अगर बात करते, आप मीडिया के किसी जगत से अगर बात करते, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का था कि अरे भाई, हम लोग सरकार इसलिए बना लेंगे क्योंकि आपके साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट पुराने जैसा होगा और हम लोग आराम से सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं अभी आपको भरोसे के साथ कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो तैयारी है उसके अनुकूल किसी भी हालत में कि 60 से 70% उनका स्ट्राइक रेट होने के लिए जा रहा है। जितने भी सीट लड़ेंगे मजबूती से ज़्यादा वो चुनाव अच्छा जीतेंगे। मुकेश जी, तो कांग्रेस आपसे ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगी कि कम? क्योंकि हम जो आपका आंकड़ा देखे हैं उसमें आप बोले हैं कि हम अगर 60 सीट पे लड़ेंगे तो कांग्रेस हमसे ज्यादा लड़ेगी, तो कितना? तो 1 सीट ज्यादा। नहीं, देखिए, ये हम लोगों का टेबल पे होगा। ये नेशनल पार्टी, ये मान के चलिए 1 सीट हो या 3 सीट हो या 100 सीट हो, वो हमसे ज्यादा लड़ेंगे। कांग्रेस की सीट तो आपने कम कर ही दी।
कांग्रेस की सीट तो आपने कम कर ही दी है। ना हम क्यों कम करेंगे भाई? 77 सीट पर लड़ी, 19 पर जीती, गलती का एहसास हो गया, अब कम सीट पर लड़ेगी। उनके जो प्रभारी है उनका स्टेटमेंट है कि हम लोग जब नए सहयोगी आए हैं तो सबको अपने अनुकूल सबको सीट कम करना है। तो ये बात तो उनके प्रभारी बोल चुके हैं। आप भी तो निश्चित तौर पे 70 लड़े हैं और नए सहयोगी आए तो निश्चित तौर पे उसमें कम तो उनका भी होना है। आप भी बोल चुके हैं कि तेजस्वी जी को 100 सीट पर लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ लड़ते हैं तेजस्वी तो 100 सीट पर लड़ते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि पूर्व में ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब कितना लड़ेंगे वो तो हम लोगों का टेबल। क्या श्रीकांत भाई, आप हम लोग को लड़ाई लगाना चाहते हैं क्या? नहीं। हाँ? फिर कितना अच्छा हम लोगों का घर बसा हुआ नहीं, चल हम रहा काहे है, छोड़ेंगे? दोनों भाई का दोस्ती यारा सब चीज अच्छा चल रहा है। काहे के लिए आप लोग नजर लगा रहे भाई? नहीं, आपका थोड़ा तो बिहार में परिवर्तन लाइए। मलाह सब 20 साल के बाद भी अगर ऐसा हाल हो कि पैसा दे देकर वोट खरीदा जाए तब बताइए ना बिहार के लिए क्या है। माई आज- बहन आज योजना आप आप और भी हम लाए हैं लोग ना। गांव में जाके चुनाव आयोग टीवी पे ऐड बनाते हैं, आमिर खान को आते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य आप दारू का बोतल में मत बेचिए। तो ये हम लोग बड़ी बड़ी विज्ञापन चलवाते हैं, गांव-गांव में जाके कहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य अगर बनाना है तो वोट अपना बेचना बंद कीजिए। और ये हम लोग सब जगह जाके कह रहे हैं। और ऐसी जगह पे आप बताइए कि रेवड़ी बांट कर, जो मोदी जी खुद कहे कि रेवड़ी बांट कर वोट ले रहे हैं और खुद मोदी जी अभी रेवड़ी बांट रहे हैं। 20 साल के बाद पता चल रहा है कि हम माता बहन को है ना उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी चुनाव के समय में लग रहा है। आपके जो किए हम उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि खास करके गरीब पिछड़ा दलित के घर में 10-10 हज़ार रुपया पहुंचा है। और त्यौहार का समय में है, दीपावली का समय आने वाला है, ऐसे जगह पे 10-10 हज़ार रुपया मिला तो निश्चित तौर पे उस घर में दिवाली मनेगा। लेकिन वो पैसा ना मोदी जी के जेब से है ना नीतीश जी के जेब से है, सरकार ये है। बिहार का पैसा है और वो भी कर्ज लेकर पैसा बांटा गया है। तो ये पैसा बिहार का है, बिहारी का है। लेकिन इस पे कोई ढंढोरा पीटे तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिहार के जितने भी माता बहन सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आपके तरक्की के लिए अगर 10,000 रुपया दिया तो निश्चित तौर पे मोदी जी और नीतीश जी को वोट देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, अंदर आत्मा का आवाज आ रहा है कि सिर्फ वोट लेने के लिए 10,000 रुपया दिया है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को आपको सत्ता से जब तक बाहर नहीं कीजिएगा तब तक आपके घर पे हर रोज दिवाली नहीं मनने वाला आप लोगों ने जो मुकेश सैनी जी, आप माई बहन सम्मान योजना जो घोषित किए हुए हैं वो सही है का? ये तो मेरा विजन है। कहाँ से दीजिएगा नहीं, ये- पैसा जरा बताइए सुनिए ना। ये मेरा विजन है कि हम सरकार में आएंगे तो हम पूरे बिहार में माता बहन को सम्मान के लिए, घर चलाने के लिए 2,500 रुपया महीना देंगे। ये हमारा विजन है। हमको सरकार में लाए उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम पैसा लाएंगे। ये आप ये कोई टेंशन ना ले, हम पैसा आप ठगिए तो ठीक है, नहीं। वो ठगे तो गलत है। देखिए हमारा ये विजन है। सभी सरकार के पास, विपक्ष में जो रहे हैं उनका पास अधिकार है कि जनता के बीच में अपना विजन को पेश करना। तो हम तो विजन पेश करें क्योंकि हम सरकार में नहीं है। लेकिन जो सत्ता में है उनको तो काम करना है। हाँ, उनको तो विजन नहीं पेश करना ना। तो काम कर रहे हैं अपना। महिला को लग रहा है कि 10,000 रुपया दे के हम उद्योगपति बनाएंगे। ये 20 साल के बाद उनको ये विजन आया है। वो भी जब हम लोगों ने 2,500 रुपया बोल दिया है उसके डर से उन्होंने किया है। हम लोगों ने जो घोषणा किया है 200 यूनिट बिजली देंगे तो उन्होंने 125 कर दिया है। हमने कहा बुजुर्ग माता बहन को 60 साल उम्र के बाद उनको हम 1,500 रुपया करेंगे तो उन्होंने 1,100 कर दिया। ये हमारे विजन को कॉपी कर रहा है। इस सरकार के पास 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी कोई विजन नहीं है। तो हम अपना विजन ला रहे हैं और हमारी सरकार बनेगा तो हम लोग करेंगे। मुकेश जी ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ने जा रही है, सही बात है क्या? मेरी बच्ची आपकी वाइफ जी अभी इस पे मंथन पूरा नहीं हुआ है। स्माइल खोल से पता दीजिए। चल रहा है, हाँ? लेकिन आज इतना भी तो कुछ स्माइल- दे के अब जाइए। स्माइल से पता चल रहा है कि वो भी आने वाली हैं राजनीति में। नहीं, मैंने इससे पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस बार हमारे घर से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे और कौन लोग लड़ेंगे वो अभी हम लोगों ने तय नहीं किया। लेकिन इस बार घर से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, पत्नी लड़ेगी ना। देखते हैं। घर अरे में आज ज्यादा- तो कर अरे दीजिए भाई, ऐलान। हमारे देखिए मम्मी पापा रहे नहीं, हमारे घर में एक वाइफ है, मैं हूँ, एक भाई है, बच्चे भी छोटे हैं। तो हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन पूरे बिहार को मैं अपना परिवार मानता हूँ। परिवार का मतलब निषाद पत्नी समाज लड़ेगी। जो भी है उसको मैं अपना परिवार मानता हूँ। तो मेरे परिवार से दर्जनों लोग चुनाव लड़ेंगे, एक यहाँ- दो नहीं, दर्जनों लोग चुनाव लड़ेंगे।
ओ, यहाँ संजय पासवान जी भी हैं। जी हाँ। आदरणीय संजय पासवान ये हाँ मैं देख रहा हूँ, और बड़े बड़े गौर से सुन रहे हैं हमको। बहुत बेबाकी के साथ जवाब देते हैं। जी, जी। उन्होंने कहा कि उसका सवाल का जवाब आप दीजिएगा ईमानदारी से। जी। उन्होंने कहा कि जेडीयू हो या बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी स्थापित पार्टी दलित को या अति पिछड़ा को सीएम घोषित करके चुनाव लड़ेगी तो सरकार बना लेगा। देखिए पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा या दलित। देखिए क्या है कि राजनीति में जो लोग जहाँ बैठे हैं उतने आसानी से वो कुर्सी कोई छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा बिहार में राजनेता के पास त्याग करने का क्षमता नहीं है, और मेरे बोलने से तो हो नहीं सकता। मैं तो इसलिए सीएम नहीं हो सकता, इसलिए 2 नंबर की कुर्सी पर दावा पेश कर दिया हूं कि अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम हो। और मैं ये मानता हूं कि सीएम अति पिछड़ा दलित का बेटा भविष्य में जरूर बनना चाहिए, बिहार के धरती पर ये बनना चाहिए। और इसके लिए अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग मजबूती से प्रयासरत होना चाहिए और अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहिए, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बनना चाहिए। रहा तो इस बार मैं एक और फॉर्मूला मैंने अपनी पार्टी में सेट किया हूँ, खास करके अति पिछड़ा और SC ST जनसंख्या के आधार पर हम उनको टिकट बांटने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा बिहार में जाति आधारित गणना जो हुआ उसमें 37% अति पिछड़ा है, तो हमारी पार्टी मान रही है कि हम 37% उनको चुनाव लड़ाएंगे, और 21% हमारे दलित भाई हैं, लेकिन 15% ही आरक्षण है। तो मैं मानता हूं कि 21% हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जहां सुरक्षित है वहां तो लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, जहां जनरल है वहां पे भी हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और इस बार हम लोग लड़ाएंगे। माने सब जो आरोप लग रहा था कि मुकेश सहनी को टिकट मिला, एक भी अपनी जात के समाज के लोग को नहीं लड़ाए लोकसभा में, तो सब आरोप को धो पोछ देना है। देखिए जो आरोप लगा रहा था उससे बड़ा गधा आदमी कोई नहीं हो सकता है। उनको पता ही नहीं है, पिछली बार 11 सीट हमको मिला, 11 में से 5 अति पिछड़ा को हमने चुनाव लड़ाया, और उनको गणित नहीं पता है कि बक्सर में चौधरी जी जो लड़े थे, जयराज चौधरी बिंद जी, वो निषाद समाज से आता है। जिनको ये नहीं पता हो कि बिंद जी निषाद समाज से आते हैं, फिर उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हमने मोतिहारी में रामचंद्र सहनी जी को हमने चुनाव लड़ाया, एक जगह से स्वयं मैं लड़ा, एक जगह से हरी सहनी को चुनाव लड़ाया, एक जगह से लखनलाल पंडित को हमने चुनाव लड़ाया। लोकसभा में 3 सीट हमको मिला, अंतिम आवर में सीट मिला। ऐसे जगह पे मिला जहाँ पे पहले से लोगों का तैयारी है। कोई लोकसभा छोटा सा चुनाव नहीं होता है। एक जगह हमारे दलित भाई को हमने चुनाव लड़ाया क्योंकि सीट सुरक्षित था, और 2 जगह जो था, एक जगह राधा मोहन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार 5 बार का सांसद हैं, तो उनके सामने में कोई शेर के सामने में शेर को उतारना पड़ेगा, सवा शेर को उतारना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने एक समीकरण बना के पिछड़ा समाज को ही लोगों को लड़ाया। और आप देखिएगा झंझारपुर, तो वहाँ पे भी हमने पिछड़ा समाज को ही चुनाव लड़ाया। तो हम दलित और पिछड़ा समाज को, OBC को ही चुनाव लड़ाए। अगर उससे पहले अगर जाते हैं 2019 में, तो 3 में से 2, एक जगह राजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर में निषाद को लड़ा, एक जगह हम लड़े, और एक जगह बनिया समुदाय को लड़ा। आप लड़िएगा चुनाव, आप चुनाव लड़िएगा। हम लोग SC ST OBC के ऊपर ही हम लोग हैं। आप चुनाव कहां से लड़ेंगे इस बार? हाँ, इस बार चुनाव लड़ेंगे। अरे खोलिए, कोई तो ब्रेकिंग दीजिए। देखिए हम कई जगह तैयारी हमारी है। कांग्रेस जब अनाउंसमेंट कर सकती है कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं कुटुंबा से हम आप ही चुनाव बोल दीजिए। लड़ेंगे। नहीं देखिए वो पहले से वहाँ लड़ चुके हैं, वहाँ से सेटिंग है। आप भी अपना जगह बोलिए ना। मेरा देखिए अक्सर जो है ना चुनाव के मैदान में, मैं इस बार पिछले बार मैं एहसास किया हूँ, आपको दुश्मन तो हराते ही हैं, उनका तो धर्म कर्म है कि वो आपको हराएंगे। उसके बाद आपके अपने सहयोगी भी आपको चुनाव हराने के लिए उतर जाते हैं। 2020 में हम सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, तो वहाँ पे जो पार्टी हमारे सामने में थे वो तो हमको हराने का पूरा शक्ति लगाए, लेकिन वहाँ पे हम एज ए NDA से हम कैंडिडेट थे। वहाँ पे हमको मांझी जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, सब लोग मिलकर हराने का कोशिश कर दिए और हरा भी दिए। इसीलिए खोलेंगे 1700 वोट से हरा दिए। और युद्ध के मैदान में सब लोग पहले कोशिश करते कि सेनापति को पहले घायल करे। तो इस बार हमारी अपनी रणनीति है कि राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा, और जब हमको जहां से लड़ना है हम डायरेक्ट जाके नॉमिनेशन कर लेंगे। हमको किसी से टिकट मांगना है? हाँ, हमको जहां से मन होगा वहां से नॉमिनेशन कर लेंगे। हमारे पूरे राज्य में अपनी तैयारी चल रही है। चलिए, तो समय आने पे हम अच्छा, नॉमिनेशन करेंगे। आखिरी सवाल, दो आना चॉइस है, या तो डिप्टी सीएम का फेस या तो मन चाहा पसंदीदा सीट, क्या चुनिएगा? कोई एक ही चुनना है, लेकिन कितना सीट मांगेगा वो मिलेगा, नहीं तो डिप्टी सीएम का फेस, कोई एक, तो क्या चुनिएगा? डिप्टी सीएम।